आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसे अक्सर किलों, शूरवीरों और राजाओं की कहानियों से पहचाना जाता है। हम बात करें सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की। हमारे पास यूपीएससी वाला का स्टडी मटेरियल है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सामंतवाद सिर्फ अराजकता से बचने का एक मजबूरी भरा इंतजाम था, या फिर ये एक सोची समझी व्यवस्था थी जिसने सदियों तक सत्ता को कुछ ही हाथों में कैद रखा। बिल्कुल। ये सवाल ही इस पूरी चर्चा की नींव है। हम अक्सर इसे एक बहुत ही सीधी साधी व्यवस्था मान लेते हैं। हाँ, एक राजा, उसके नीचे सामंत और सबसे नीचे एक किसान। लेकिन असल में ये एक बेहद जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जाल था। तो आज हम इसी जाल की परतें खोलेंगे। हाँ, ये कैसे जन्मा, इसने लोगों की जिंदगी को कैसे छुआ और आखिरकार ये ताश के पत्तों की तरह ढह क्यों गया, इस व्यवस्था की जरूरत पैदा हुई। हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य के पतन के बाद के यूरोप की। वो क्या हालात थे? देखिए, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी शक्तिशाली केंद्रीय सरकार जो सदियों से कानून व्यवस्था बनाए हुई थी। हाँ, और वो अचानक खत्म हो जाती है। रोमन साम्राज्य के साथ यही हुआ। उसके पतन और चौथी सदी के आसपास वो जो जर्मैनिक जनजातियों के हमले हुए, उसके बाद पूरे यूरोप में अराजकता फैल गई। कोई सेंट्रल अथॉरिटी बची ही नहीं। मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं? कुछ नहीं। चोर, लुटेरे, हमलावर गुटों का राज था। आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। यानी एक पावर वैक्यूम बन गया था। और ऐसे में लोगों को किसी न किसी तरह की सुरक्षा तो चाहिए ही थी। बिल्कुल। जब राजा या कोई केंद्रीय सत्ता सुरक्षा न दे पाए तो लोग किसके पास जाएंगे? वो गए अपने इलाके के सबसे शक्तिशाली जमींदार या लड़ाके के पास। अच्छा। उन्होंने कहा, आप हमारी रक्षा कीजिए, बदले में हम आपके लिए काम करेंगे, आपकी जमीन पर खेती करेंगे। यहीं से उस रिश्ते की शुरुआत हुई जो सामंतवाद का आधार बना। मतलब ये कोई प्लान नहीं था, ये जरूरत से पैदा हुआ। बिल्कुल। ये कोई सैद्धांतिक योजना नहीं थी, बल्कि डर और जरूरत से पैदा हुआ एक समझौता था। और हमारे सोर्स में चर्च की भूमिका भी बहुत अहम बताई गई है। उस दौर में जब हर तरफ अनिश्चितता थी, चर्च लोगों को क्या दे रहा था? चर्च उस अंधेरे दौर में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण था। जब असल जिंदगी मुश्किल और छोटी थी, मतलब जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, हाँ, तो चर्च ने लोगों को एक बेहतर भविष्य यानी स्वर्ग का भरोसा दिया। लेकिन उसकी भूमिका सिर्फ धार्मिक नहीं थी। चर्च और मठ वो ज्ञान के भी केंद्र थे। अच्छा, मतलब सिर्फ धर्मी नहीं। जब बाकी यूरोप ज्ञान विज्ञान को भूल रहा था, तब इन्हीं मठों में पुरानी किताबों को सहेजा जा रहा था। और यही वो केंद्र थे जो यूरोप को उस समय के ज्यादा विकसित मुस्लिम स्पेन और बाइजेंटियम से जोड़ते थे। ठीक है, तो हालात ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। अब इसकी बनावट पर आते हैं, जो पूरी तरह से जमीन के इर्द गिर्द घूमती है। इसे भूमि कार्यकाल या लैंड टेन्योर कहा गया है। ये कैसे काम करता था? यहाँ पर यह व्यवस्था एक पिरामिड की तरह दिखती है। पिरामिड? हाँ, सिद्धांत के तौर पर सारी जमीन का मालिक राजा था, लेकिन वो अकेले पूरी जमीन को संभाल नहीं सकता था। तो राजा अपनी जमीन के बड़े बड़े टुकड़े, जिन्हें फीफ्स कहते थे, हाँ बिल्कुल फीफ, वो अपने सबसे वफादार और शक्तिशाली सामंतों जैसे ड्यूक या अर्ल को दे देता था। और फिर ये सामंत उस जमीन का क्या करते थे? क्या वो खुद खेती करते थे? नहीं, वो भी वही करते थे जो राजा ने किया। वे अपने हिस्से की जमीन को और छोटे टुकड़ों में बांटकर अपने से नीचे के जागीरदारों या शूरवीरों को दे देते थे। अच्छा, तो एक चेन बन गई? एक पूरी चेन। इस तरह ताकत और जमीन ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती चली गई और जमीन लेने वाला हर व्यक्ति अपने से ऊपर वाले का जागीरदार यानी वैसल बन जाता था। और इस रिश्ते को, मतलब इस एग्रीमेंट को पक्का करने के लिए क्या कोई तरीका था, कोई रस्म? हाँ, और ये बहुत अहम था। इसके लिए एक सार्वजनिक रस्म होती थी जिसे होमेज कहते थे। होमेज? हाँ, इसे सिर्फ एक शपथ समझना भूल होगी। ये एक सार्वजनिक समारोह था, मतलब आज के जमाने में एक बेहद गंभीर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा, जहां सब कुछ दांव पर लगा हो। बिल्कुल। आपकी जमीन, आपकी वफादारी और आपकी जिंदगी तीनों दांव पर लगी होती थी। ये एक सामंत का अपने बॉस के प्रति पब्लिक लॉयल्टी एग्रीमेंट था। और इस पूरे पिरामिड का बोझ उठाने वाले लोग सबसे नीचे थे, किसान। उनकी दुनिया कैसी थी जो मैनर नाम की जागीरों पर रहते थे? मैनर अपने आप में एक छोटी सी दुनिया थी, एक गांव जैसा, एक आत्मनिर्भर गांव। वहां का लोहार गांव के लिए औजार बनाता, चक्की वाला आटा पीसता और किसान सबके लिए अनाज उगाते। व्यापार लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए जो कुछ भी चाहिए होता था
वो मैनर के अंदर ही पैदा किया जाता था। लेकिन किसानों की जिंदगी एक जैसी नहीं थी, है ना? उनमें भी अलग अलग वर्ग थे। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। सारे किसान एक बराबर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। सबसे निचले पायदान पर थे सर्व्स, जिन्हें हम एक तरह से बंधुआ मजदूर या दास कह सकते हैं। वे कानूनी तौर पर जमीन से बंधे थे। एक मिनट, जमीन से बंधे थे, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर जमीन का मालिक बदला तो वो भी उस जमीन के साथ ही ट्रांसफर हो जाते थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो जमीन की संपत्ति का हिस्सा थे, इंसानी संपत्ति का नहीं। ओह, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति थी। बहुत। उनसे एक पायदान ऊपर थे विलन्स। इनके पास थोड़ी ज्यादा आजादी थी। अच्छा। उन्हें हफ्ते के कुछ दिन सामंत के खेतों में काम करना होता था और अपनी उपज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता था। बाकी समय वे अपने छोटे से खेत पर अपने परिवार के लिए काम कर सकते थे। तो थोड़ी सी सांस लेने की जगह थी उनके पास। और क्या इनसे भी बेहतर स्थिति में कोई किसान थे? हाँ, तीसरे थे स्वतंत्र भूधारक, फ्री होल्डर्स। ये वो किसान थे जो सामंत से जमीन किराए पर लेते थे और बदले में एक तय किराया चुकाते थे। बिल्कुल। वे व्यक्तिगत रूप से आजाद थे, कहीं भी आ जा सकते थे। और आखिर में थे स्वतंत्र व्यक्ति, फ्रीमैन, जो पहले सर्फ हुआ करते थे, लेकिन उनके स्वामी ने उन्हें किसी अच्छे काम के बदले या किसी और वजह से आजाद कर दिया था। तो आप देख सकती हैं कि किसानों के बीच भी एक छोटी सी हायरार्की थी। ये वाकई में बहुत परतदार व्यवस्था है। आपने पिरामिड और जमीन के बंटवारे की बात की, लेकिन इसमें सत्ता का बहाव कैसे होता था? क्या राजा सीधे किसी छोटे से शूरवीर को आदेश दे सकता था? नहीं, और यही इस व्यवस्था का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे कमजोर पहलू है। एक जागीरदार सिर्फ और सिर्फ अपने तत्काल स्वामी के प्रति जवाबदेह था, जिसने उसे जमीन दी थी। बिल्कुल। इसका नतीजा ये हुआ कि ताकत किसी एक केंद्र में नहीं रही, बल्कि छोटे छोटे सामंतों में बढ़ गई। तो ये कुछ आज के फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा था कि देश का राजा, मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स का हेडक्वार्टर्स है, तो वो सीधे किसी एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी को आदेश नहीं दे सकता। उसे अपने रीजनल मैनेजर यानी ड्यूक या अर्ल के जरिए ही बात करनी होगी। ये बहुत अच्छी तुलना है। बस फर्क ये था कि यहाँ हर रीजनल मैनेजर की अपनी सेना थी और वो कभी-कभी हेडक्वार्टर्स के खिलाफ भी बगावत कर सकता था। हाँ, अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीतिक एकता बहुत कमजोर थी। राजा कानूनी तौर पर सबसे ऊपर था, पर असल ताकत इन बड़े सामंतों के हाथों में थी, जो अपनी जागीरों में अपने नियम चलाते थे। कुछ को तो इम्यूनिटी भी मिली हुई थी। इम्यूनिटी मतलब था कि राजा के अधिकारी उनकी जमीन में घुस भी नहीं सकते थे। वो अपने टैक्स खुद वसूलते, अपने सिक्के तक चला सकते थे। अगर सारी शक्ति स्थानीय सामंतों के हाथ में थी, तो उन्हें अपनी जमीन और ताकत को बचाने के लिए एक लड़ाकू वर्ग की जरूरत पड़ती होगी। क्या यहीं से शूरवीरों यानी नाइट्स की भूमिका शुरू होती है? इसी लड़ाकू वर्ग के लिए एक आचार संहिता बनाई गई, जिसे शौर्य कहते हैं। इसमें बहादुरी, वफादारी, कमजोरों की रक्षा करना और महिलाओं का सम्मान करना जैसे आदर्श शामिल थे। हालांकि असल जिंदगी में इन नियमों का कितना पालन होता था, वो एक अलग बहस का विषय है। बिल्कुल। तो हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। इस व्यवस्था के फायदे और नुकसान क्या थे? इसने सुरक्षा तो दी, लेकिन किस कीमत पर? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसने एक पूरी तरह से ढह चुके समाज को फिर से खड़ा होने का एक ढांचा दिया। इसने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा दी। और एक और दिलचस्प बात, इसने राजा की असीमित ताकत पर लगाम लगाई। राजा को सेना के लिए अपने सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए वो तानाशाह नहीं बन सकता था। अच्छा, तो एक तरह का चेक इन बैलेंस था। हाँ, इसी के चलते इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा जैसा दस्तावेज सामने आया, जिसने राजा के अधिकारों को सीमित किया। लेकिन क्या ये सचमुच सुरक्षा थी या फिर एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट? क्या आप हमें अपनी उपज का बड़ा हिस्सा दें और बदले में हम आपको दूसरे सामंतों से बचाएंगे, जो शायद आप पर हमला ही ना करते अगर ये व्यवस्था ना होती? सही बात। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और यहीं हम इसके सबसे बड़े नुकसान पर आते हैं। ये एक अजीब विरोधाभास है। लोगों ने सुरक्षा के लिए सामंतों की शरण ली, लेकिन उन्हीं सामंतों की आपसी लड़ाइयों ने पूरे देश को एक स्थायी युद्ध क्षेत्र बना दिया। मतलब स्थानीय सुरक्षा की कीमत राष्ट्रीय असुरक्षा से चुकानी पड़ी। बिल्कुल। राष्ट्रीय एकता जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हर सामंत अपने पड़ोसी सामंत को अपना दुश्मन समझता था। और जाहिर है, जब हर कोई लड़ने भिड़ने में लगा हो तो व्यापार और विकास तो ठप हो ही जाएगा। किसानों का जीवन तो शोषण से भरा था ही। बिल्कुल। किसानों की जिंदगी बेहद कठिन थी। उनका लगभग कोई अधिकार नहीं था। वे अपने सामंत की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकते थे, गांव नहीं छोड़ सकते थे। ये एक तरह की खुली जेल थी। तो ये सदियों तक चलने वाली व्यवस्था आखिर कमजोर कैसे पड़ने लगी?
वो कौन सी घटना थी जिसने इस मजबूत दिखने वाले पिरामिड की नींव हिला दी? कोई ये घटना नहीं थी, बल्कि कई चीजों ने मिलकर इसे कमजोर किया। पहला, शहरों का दोबारा उदय होना। शहर? हाँ, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, शहर फिर से बसने लगे और एक नया वर्ग पैदा हुआ, व्यापारी और कारीगरों का मध्यम वर्ग। ये वर्ग सामंतों की आपसी लड़ाई से तंग आ चुका था। उन्हें शांति और एक स्थिर कानून चाहिए था, ताकि वो अपना व्यापार कर सके। बिल्कुल। उन्होंने राजा का समर्थन करना शुरू कर दिया। और युद्ध के तरीकों में भी बदलाव आ रहा था, जैसा हमारे सोर्स में बताया गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लंबी कमान और बारूद। अच्छा, ये दोनों चीजें? हाँ, इन जैसे नए हथियारों के आने से शूरवीरों का महत्व कम हो गया। अब एक आम किसान का बेटा भी ट्रेनिंग लेकर दूर से ही एक लोहे के कवच पहने शूरवीर को मार सकता था। बारूद से किलों की मोटी मोटी दीवारें उड़ाई जा सकती थी। मतलब सामंतों की सैन्य ताकत अब उतनी खास नहीं रही। लेकिन जो सबसे बड़ा और विनाशकारी झटका लगा, वो एक महामारी के रूप में आया, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ, प्लेग, जो 1347 से 1351 के बीच फैला। कहा जाता है कि इसने यूरोप की 1/3 से लेकर आधी आबादी तक को खत्म कर दिया। ये आंकड़ा तो सोच से भी परे है, और इसका असर सिर्फ जनसंख्या पर नहीं बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा। कल्पना कीजिए, गांव के गांव खाली हो गए, खेतों में काम करने वाले लोग ही नहीं बचे। बिल्कुल। अचानक जो किसान और मजदूर जिंदा बच गए थे, उनकी कीमत बढ़ गई। पहली बार उनके पास मोलभाव करने की ताकत आई। उन्होंने ज्यादा मजदूरी और बेहतर शर्तों की मांग की। हाँ, मतलब लेबर की डिमांड सप्लाई का पूरा समीकरण ही बदल गया, पूरी तरह से। सामंतों को अब मजदूरों की जरूरत थी, लेकिन मजदूर कम थे। सर्वडम की जो पुरानी व्यवस्था थी, जहां लोग जमीन से बंधे थे, वो टूटने लगी। कई सामंतों को किसानों को आजाद करना पड़ा और उन्हें पैसे देकर काम पर रखना पड़ा। तो इस एक महामारी ने वो कर दिखाया जो सैकड़ों किसान विद्रोह नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। इसने सामंतवाद के आर्थिक ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इस पूरी व्यवस्था के ढहने के बाद इसे देखने के नजरिए भी बदले होंगे। हमारे स्टडी मटेरियल में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। 19वीं सदी में मार्क्स और एंगल्स ने इस पूरे दौर को एक अलग ही चश्मे से देखा। उनके लिए ये राजाओं, शूरवीरों और वफादारी की कहानी नहीं थी। नहीं, उन्होंने इसे सामंती उत्पादन प्रणाली, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा। एक मिनट, तो मार्क्स के लिए ये राजा महाराजा की कहानी है ही नहीं। उनके लिए ये पूरी व्यवस्था सिर्फ अमीर और गरीब के बीच की एक आर्थिक लड़ाई थी। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल। उनके विश्लेषण का सार यही था। उन्होंने पूछा, ये भव्य किले, ये शौर्य की बातें, ये सब किसके दम पे चल रहा था? जवाब था, किसान के शोषण पर। उनके लिए असली कहानी किलों और लड़ाइयों की नहीं, बल्कि खेतों में हो रहे आर्थिक शोषण की थी। उन्होंने इस पूरी संरचना को वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल के रूप में देखा, जहाँ एक शोषक वर्ग था, सामंत, और एक शोषित वर्ग, किसान। तो मार्क्स के अनुसार शूरवीरों की बहादुरी और शौर्य की सारी बातें असल में इस आर्थिक शोषण को छिपाने का एक पर्दा थी कि आप किसानों से मेहनत करवा रहे हैं और इसे ईश्वर की इच्छा या सामाजिक व्यवस्था का नाम दे रहे हैं। हाँ, उनके विश्लेषण का यही मतलब था। उन्होंने इसे इतिहास के विकास का एक जरूरी चरण माना। उनके मुताबिक इतिहास प्राचीन उत्पादन प्रणाली से सामंती प्रणाली में आया और फिर सामंतवाद के पतन ने पूंजीवादी प्रणाली का रास्ता बनाया, जो अंततः समाजवाद की ओर ले जाएगा। बिल्कुल। उनके इस विचार ने सामंतवाद की बहस को एक पूरी तरह से नया राजनीतिक और वैश्विक मोड़ दे दिया। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे रोमन साम्राज्य के खंडहरों से एक जरूरत के तहत सामंतवाद का जन्म हुआ। हमने इसकी जमीन पर आधारित जटिल संरचना को समझा और ये भी देखा कि कैसे शहरों के उदय, नई तकनीक और एक भयानक महामारी ने मिलकर इसे खत्म कर दिया। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो हमारे स्टडी मटेरियल के इग्नाइट योर माइंड सेक्शन से आता है। सामंतवाद ने हमें दिखाया कि कैसे राजनीतिक शक्ति एक केंद्र और स्थानीय इकाइयों के बीच बटी हुई थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के आधुनिक शासन के मॉडलों में एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता और स्थानीय स्वायत्तता के बीच शक्ति का सही संतुलन क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल